हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 6 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स। ये चैप्टर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे। ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ चुके, क्विक रिवीजन कर लेते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने सबसे पहले ये जाना था कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो गवर्नमेंट की पावर पे रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। क्या क्या रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि एक स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है रिलीजन के नाम पे, रेस, कास्ट, सेक्स, लैंग्वेज के नाम पे। सबको इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। स्टेट किसी की भी लाइफ नहीं ले सकता है किसी से, और कोई भी रिलीजियस टैक्सेस स्टेट इम्पोज नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी थी। अब क्वेश्चन आया था डायरेक्टिव्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि डायरेक्टिव्स कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ लॉज या रूल्स होते हैं जो हमारी गवर्नमेंट को फॉलो करने पड़ते हैं, और इसलिए फॉलो करने पड़ते हैं ताकि वो हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स दे सके। कुछ हम कह सकते हैं ड्यूटीज़ होती है गवर्नमेंट की, उन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है। लेकिन क्यों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को डाला गया? इसलिए डाला गया क्योंकि हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंस तो आ चुका था, लेकिन हमारे कंट्री में इंडिपेंडेंस आ चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज था हमारी कंट्री के साथ वो ये था कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसे स्मूथली रन करना था एंड हमारी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर लेकर आना था। इसलिए हमारी कंट्री में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आए, क्योंकि जब तक ये सारे काम नहीं होते, जब तक लॉ एंड ऑर्डर नहीं आता, एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथ नहीं होता, तो ना ही पॉवर्टी को हटाया जा सकता था, ना ही बैकवर्डनेस को हटाया जा सकता, और ना ही इलिटरेसी को हटाया जा सकता था। तो ये सब के लिए ज़रूरी था कि न्यू पॉलिसीज़ आए हमारी कंट्री में और उन्हें प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए। इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का आना बहुत ज़रूरी था। लोगों का के वेलफेयर का जो गोल था उसे अचीव करना था, और हमारी कंट्री को एक डेवलप्ड एंड प्रोग्रेसिव नेशन में ट्रांसफॉर्म करना था। लेकिन मैं आपको ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं ये कंपलसरी नहीं होते हैं, ये गवर्नमेंट के ऊपर होती है। आपको मानने हैं आप मानो, नहीं मानना है नहीं मानो, कोई फोर्स नहीं है। लेकिन ऐसा होता है कि यदि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं मानते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन होगा, क्योंकि वो लोगों का वेलफेयर नहीं करेगी गवर्नमेंट, तो नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन होगा तो लोग उन्हें चूज़ नहीं करेंगे। बिल्कुल क्लियर चीज़ रहती है। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जाने थे, वो रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे आएंगे। हमने जाना था कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लोगों को मीन्स ऑफ लाइवलीहुड पहुंचाए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, लोगों को इक्वल पे दे इक्वल वर्क के लिए, चाहे वो मेन हो वुमेन हो, डजेंट मैटर। नेक्स्ट हमने जाना था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पब्लिक हेल्थ में इम्प्रूवमेंट करें। नेक्स्ट स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोटेक्शन ऑफ ऑल मॉन्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट एंड नेशनल इम्पोर्टेंस। उसके बाद ये भी हमारी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि स्पेशल केयर दे टू एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ पीपल। जितने भी वीकर सेक्शन हैं उन्हें एजुकेशनल और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो पूरा होना चाहिए। वीकर सेक्शन में SC STs भी आते हैं। नेक्स्ट हमने जाना था कि ये भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन लोगों को पब्लिक असिस्टेंस दे जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो ओल्ड एज के हैं, या जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, और हमारी कंट्री में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। ये सब क्या होता है आपको डेप्थ में पढ़ना है तो आप लेक्चर नंबर 1 में जाइए। वैसे भी आपको ये चैप्टर लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करना चाहिए। लेक्चर नंबर 2 है, इसमें मैं सिर्फ आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का क्विक रिवीजन दे रही हूँ क्योंकि हमें स्टार्ट करना है फंडामेंटल राइट्स। अब मैंने ये बताया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये एक साइड के दो कॉइन होते हैं। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट सिटीजन को तभी मिल सकता है जब स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को माने
और एक ऐसा एटमॉस्फेयर लेकर आए जो कंड्यूसिव हो टू द ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। कोई गवर्नमेंट पे प्रेशर नहीं होता, ये चीज़ें भी मैंने आपको बताई थी। मैं एक वीडियो और बनाने वाली हूँ जिसमें मैं आपको ये चीज़ बताऊँगी दैट फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कैसे रिलेटेड होते हैं और कैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हमें मिलते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पे। तो एक वीडियो मैं उस चीज़ में अलग से बनाऊँगी, वो आप मस्त देखना। नाउ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन डेमोक्रेसी सिटीजन्स हैव अ डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक सिटीजन की दो जिम्मेदारियां होती है। दे शुड नॉट ओनली बी विजिलेंट दैट देयर राइट्स आर नॉट अनफेयरली रिस्ट्रिक्टेड बट शुड ऑल्सो फुलफिल सम ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एक जो सिटीज़न होता है उसकी सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो इस चीज़ से अवेयर रहे कि उसके राइट्स उसे मिल रहे हैं कि नहीं, या उसके राइट्स में रिस्ट्रिक्शन लग रहा है कि नहीं। साथ ही साथ उसकी कुछ जिम्मेदारियां भी होती है और कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड सेवरल प्रोविजंस थ्रू द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फॉर द पीपल्स वेलफेयर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे अलग अलग प्रोविजंस लाए हैं फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के द्वारा, जिससे लोगों का वेलफेयर किया जाता है। द बेनिफिट ऑफ द वेरियस schemes of the government cannot reach all people if they do not fulfill their fundamental rights। जो लोगों के लिए अलग अलग स्कीम्स लाई गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा उनके वेलफेयर के लिए, वो स्कीम्स लोगों तक नहीं पहुंचेंगी यदि वो अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को नहीं मानते हैं। फॉर एग्जांपल, द गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड सेवरल प्रोजेक्ट्स अंडर इट्स स्वच्छ भारत scheme, but people too need to change their habits that making public places dirty. In order that the Indian citizen becomes conscious of their responsibilities, fundamental duties were included in the constitution। तो आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि किस तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज़ यदि हम मानते हैं, यदि हम उन ड्यूटीज़ को निभाते हैं तो ही हमें जो गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा मिल सकता है। जैसे एग्जाम्पल दिया स्वच्छ भारत स्कीम का। स्वच्छ भारत स्कीम में क्या बोला गया था कि आप पूरा अपने सिटी को क्लीन कीजिए और जो भी सिटी सबसे क्लीन होगी उन्हें रैंक के वाइज प्राइज़ मिलेगा, अवार्ड किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उसमें कही गई थी और साफ़ सफाई की बात की गई थी। कचरा यहाँ वहाँ मत फेंकिए, डस्टबिन में ही फेंकिए, और सूखा कचरा अलग, गीला अलग, ये सारी अलग अलग इसके प्रोविजंस थे। लेकिन यहाँ पे लोगों की जिम्मेदारी नहीं होती है। लोगों की जिम्मेदारी होती है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एरिया को साफ़ रखें, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो हर एरिया साफ़ नहीं कर सकती। वो हर फेंकी हुई चीज़, हर सेकंड रोड में फेंकी हुई चीज़ नहीं उठा सकती। वो किसी भी एरिया में 2 बार भेज सकती है कचरा गाड़ी, 3 बार भेज सकती है, पर हर समय नहीं भेज सकती है। तो यहाँ लोगों की भी जिम्मेदारी होती है कि यदि ये स्कीम इम्प्लीमेंट होना है अच्छे से तो लोग जिम्मेदार बने और लोग हमेशा कचरा डस्टबिन में ही फेंकें। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये इसलिए लाए गए ताकि जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो कॉन्शियस रहे कि उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द इंडियन सिटीजन्स आर एज फॉलोज। तो आपको कुछ कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी हुई है, चलिए पढ़ते हैं। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। हम सबकी ये जिम्मेदारी होती है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, कॉन्स्टिट्यूशन के हर लॉ को फॉलो करें और अपने नेशनल फ्लैग और अपने नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करें। ऐसा नहीं है कि हम फ्लैग को कहीं भी यूज़ कर रहे हैं, किसी समय भी हमने होस्ट कर दिया, नहीं। हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने नेशनल फ्लैग की और अपने नेशनल एंथम की। नेक्स्ट है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो ये भी जिम्मेदारी होती है कि हमारे जो
फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने नेशनल स्ट्रगल किया, उनके जो आइडियल्स थे, उन्होंने जो बातें कही है, उन्होंने जो चीज़ें हमें सिखाई है, उसे हम चेरिश करें और साथ ही साथ उसे अपनी लाइफ में फॉलो करें। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम हमारी कंट्री के सॉवरेनिटी को, हमारी यूनिटी को और हमारी इंटीग्रिटी को होल्ड करके रखें और प्रोटेक्ट करें। टू डिफेंड द कंट्री एंड टू रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, यदि हमारी कंट्री को ज़रूरत पड़ती है तो हम अपनी कंट्री को बचाने के लिए आगे बढ़ेंगे और हमारे नेशन को जो भी सर्विसेज हमसे चाहिए होगी हम वो सर्विसेज देंगे। मतलब हमारे देश को जब भी हमारी ज़रूरत होगी हम आगे आएंगे और अपने देश की पूरे तरीके से हेल्प करेंगे। ये तो वैसे भी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप जब भी देश को ज़रूरत हो आगे बढ़ो और देश की हेल्प करो। टू प्रमोट harmony and the spirit of common brotherhood, transcending diversity, to renounce practices derogatory to the dignity of women, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपनी कंट्री में हारमनी बना कर रखे, सब में ब्रदरहुड की स्पिरिट हो। हमने फ्रेटर्निटी में ही पढ़ा था, यूनिटी के लिए ब्रदरहुड बहुत ज़रूरी है, तो सब में ब्रदरहुड की फीलिंग हो और ऐसी प्रैक्टिसेस जो वुमेन की जो डिग्निटी है उसे नीचे करता है, मतलब उन्हें किसी भी तरह से अब्यूज़ करना, हैराश करना, ये सारी चीज़ें हम ना करें। डेरोगेटरी मतलब यही होता है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ये भी हमारी ड्यूटी होती है कि हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है उससे हम वैल्यू दें, मतलब इम्पोर्टेंस दें और साथ ही साथ उसे प्रिजर्व करके रखें। इसका मतलब हम कोई अच्छी घूमने की जगह मॉन्यूमेंट पे गए, वहाँ पे हम अपना नाम लिख रहे हैं, उसे गंदा कर रहे हैं, कोई थूक रहा है वहाँ पे, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हमारे मॉन्यूमेंट्स हमारे कल्चरल हेरिटेज होते हैं, नेशनल इम्पोर्टेंस होता है उनका, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस होता है, तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने एनवायरनमेंट को, साथ ही साथ उसे इम्प्रूव करना चाहिए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स को खिलाओ और उन्हें सेव करो, और जब भी उन्हें ज़रूरत है हम जितना हेल्प कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए और उनके लिए कंपैशन हमारे अंदर होना चाहिए, दया भावना होनी चाहिए। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, हमारे अंदर साइंटिफिक नॉलेज आना चाहिए, ह्यूमैनिज्म आना चाहिए और हर चीज़ के बारे में जानने की उत्सुकता होनी चाहिए और हमारे अंदर रिफॉर्म्स मांगने की भी उत्सुकता होनी चाहिए। टू सेव गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जर वायलेंस, हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने दी है उसे हम सेव करें और वायलेंस से बचें। टू स्ट्राइक टुवर्ड्स excellence in all spheres of individuals and collective activity so that the nation constantly rises to higher level of endeavor and achievement, और ये भी हमारी जिम्मेदारी होती है। टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस मतलब हम एक्सीलेंस की तरफ जाएं और एक्सीलेंस हर इंडिविजुअल का होना चाहिए और साथ में हम ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिससे हमारा जो नेशन है उसका लेवल राइज हो और हम मिल के बड़े बड़े अचीवमेंट्स हासिल करें। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज़ अ पेरेंट और गार्जियन शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एजुकेशन टू हिज और हर चाइल्ड और वॉर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स, और ये हर सिटीज़न ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी होती है कि यदि वो पेरेंट है या गार्जियन है किसी भी बच्चे का तो 6 साल से लेकर 14 साल के हर बच्चे को एजुकेशन पहुंचाए। हमारी गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया कि राइट टू एजुकेशन है, बच्चों को एजुकेशन पहुंचाना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बैकवर्ड एरियाज़ पे, हमारे गवर्नमेंट को शायद नॉलेज भी नहीं है कि ऐसे बच्चे हैं, क्योंकि आप खुद सोचिए इंडिया बहुत ही वास्ट कंट्री है और हर कोने में पहुंचना इम्पॉसिबल होता है। इसीलिए ये सबसे पहली जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है कि वो खुद अपने बच्चों को स्कूल भेजें, क्योंकि यदि वो ही नहीं भेजना चाहेंगे तो गवर्नमेंट भी सिर्फ स्कीम्स ला सकती है, लॉज बनाने का काम कर सकती है और
और कुछ लोगों को पनिशमेंट बता सकती है कि आप ऐसा करोगे तो ये पनिशमेंट मिलेगी, पर उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। ज़िम्मेदारी हमारी है कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजें, उन्हें एजुकेट करें, ताकि वो आगे बढ़कर हमारे देश के लिए कुछ अच्छा कर पाए, और खुद के लिए तो वो अच्छा करेंगे ही। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।